राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम्। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, हो राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 राधे, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया। हेलो 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 हेलो, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए,
हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल मेरे दोस्तों? श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे। हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। राधे राधे जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता दी। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? बढ़िया, मस्त मौज बहार, जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही है तुम्हारी? क्या हो गया हैं? कदे हंस भी लिया करो, हंस के दिखाओ, हंसो हंसो थोड़ा सा थोड़ा सा। ओह माय गॉड, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग रवेश, वेरी गुड इवनिंग तीरथ, वेरी गुड इवनिंग अंजलि, वेरी गुड इवनिंग सावन में कहा था आऊँगा, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भल्ला साहब, वेरी गुड इवनिंग आकाश, वेरी गुड इवनिंग कृतिका, लोकेश, कशिश, राजपूत। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्तों, शाबाश। चलो आओ जी, फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे जो हम चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं आज रिवीजन का, दैट इज चैप्टर नंबर 4। 3 चैप्टर हमने कर लिए हैं विद क्वेश्चन, 3 चैप्टर हमने रिवाइज कर लिए हैं विद क्वेश्चन। अब जो आज हम यहाँ पे चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं, आज हम कॉम्पोजिशन स्कीम वाला चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम रिवीजन पूरी कंप्लीट करेंगे और अगर हो सकेगा तो इसके क्वेश्चन भी आज हम ट्राई करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आपने घर से करके आने हैं, और मैं उम्मीद करूंगा जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसके बाद जो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा वो सारे तुमसे आराम से हो जाएंगे जी। ठीक है, एक तो यार ऐड पता नहीं बीच में कहाँ से आ जाती हैं, ऐड आ रही हैं। देख लो ऐड, 7 दिन में रंग गोरा कैसे होता है, देख लो एक बार, हैं नहीं देख लो एक बार यार, हद होगी तुम्हारी। 1 मिनट रुको, ऐड का भी इंतजाम करना पड़ता है, पता नहीं क्या करते हैं। हाँ जी चलो, इधर 1 मिनट रुको, पहले यहाँ पे ऐड को बंद करने दो पहले तुम्हारी को। चलो यहाँ पे ऐड हो गई बंद, अब चुप करके यहाँ पे बैठ जाओ जी। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है मेरे बच्चे? एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है अनसिक्योर्ड डेट। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है ऐसे क्लेम जो अनसिक्योर्ड होते हैं बट उनके अगेंस्ट में एक्शन पॉसिबल होता है, जैसे बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। इसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं होती बट एक्शन पॉसिबल होता है। राइट टू रिसीव रेंट, राइट टू रिसीव इंश्योरेंस क्लेम, ये सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम होते हैं। ये होते तो अनसिक्योर्ड है बट इनके अगेंस्ट में एक्शन पॉसिबल होता है। इसको एक्शनेबल क्लेम कैसे हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन कब करोगे बेटे? प्रैक्टिस साथ साथ ही कर रहे हैं। क्या हो गया, पहली बार आए हो क्या? पहली क्लास में आए हो क्या? अबे पहली क्लास में आया क्या तू? हाँ पहली क्लास में आए हो क्या? सारे साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करने लग रहे हैं। क्या हो गया भाई, कौन सा आयो बच्चा? प्रजापति जी क्या हो गया? पहली क्लास में आते ही धावा बोल दिया क्या तुमने? पता नहीं क्या, 3 चैप्टर विद क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। क्या हो गया भाई साहब, साथ साथ प्रैक्टिस करने लग रहे हैं। चलो इधर आ जाओ फटाफट से। अब यहाँ पे एक बार आओ जी, अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट से, कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर आओ जी। आओ जी, कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर यहाँ पे आ जाओ। पहले बिल्कुल बातचीत बंद करते हुए अब यहाँ पे चेक करते हैं। अब अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करता हूँ ना, याद करो हमने लास्ट क्लास में जो चैप्टर रिवाइज किया था, ठीक है ना, लास्ट क्लास में जो हमने चैप्टर रिवाइज किया था वो चैप्टर हमने रिवाइज किया था आपका सेक्शन नंबर 9 का, चार्ज ऑफ जीएसटी वाला। अब चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर सेक्शन नंबर 9 हमने रिवाइज किया था और मैंने कहा था सेक्शन नंबर 9 में टोटल मिला के हमारे 5 सब सेक्शन आ रहे हैं। अगर 5 सब सेक्शन की बात करता हूं तो हमने कौन कौन से किए थे? एक तो हमने 9(1) किया था, एक हमने 9(2) किया था, एक हमने यहाँ पे 9(3) किया था, एक हमने यहाँ पे 9(4) किया था, एक हमने यहाँ पे 9(5) किया था।
तो ये टोटल मिला के 5 सब सेक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5). 9(4) मैंने कहा था हमारे सिलेबस का मैटर नहीं है, 9(1) बिल्कुल जनरल था, 9(2) में पेट्रोल पे जीएसटी कब लगेगा, 9(3) रिवर्स चार्ज का था, 9(5) में था कि ईसीओ जो है वो जीएसटी कैसे पे करेगा, मतलब ईसीओ कब जीएसटी पे करेगा, वो सारी बातें 9(5) में हमने डिस्कस की थी। अब मेरा क्वेश्चन ही निकल कह रहा है कि जो सेक्शन 9 हमने डिस्कस किया था ना, सेक्शन 9 जो था वो नॉर्मल स्कीम का था, सेक्शन 9 जो था वो रेगुलर स्कीम का था। याद करो, आपको मैंने रेगुलर क्लास के अंदर, रेगुलर बैच के अंदर अपना जीएसटी नंबर खोल के दिखाया था और मेरे जीएसटी नंबर में वहां पे लिखा हुआ था रेगुलर स्कीम, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है नी। अब जितने बच्चे भी रेगुलर बैच वाले हैं उनको तो पता होगा, जो बच्चे रेगुलर बैच वाले नहीं हैं मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि अगर तुम्हें किसी का जीएसटी नंबर अगर चेक करना हो, आई होप वैसे सबको पता होगा, बट नहीं पता बता दूं तो कैसे चेक करते हैं। आप यहाँ पे जीएसटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे जीएसटी की वेबसाइट पता है ना सबको क्या होती है, gst.gov.in। यहाँ पे सर्च टैक्स पेयर पे जाएंगे, सर्च बाय GSTIN पे यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे उस बंदे का जीएसटी नंबर डालेंगे। जीएसटी नंबर आजकल हर दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, उस पर जीएसटी नंबर लिखा होता है, नहीं लिखा होता उससे पूछ लेना कि भाई तेरा जीएसटी नंबर क्या है, क्योंकि अगर वो अपने बिल पे जीएसटी लगा रहा है तो जीएसटी नंबर भी कुछ ना कुछ होगा। अब तुम्हें ये चेक करना है कि बंदा सही है या गलत है, तो वो जीएसटी नंबर चेक करने के बाद ही पता लग पाएगा। अब यहाँ पर मान लो मैंने अपना जीएसटी नंबर डाला, यहाँ पर मान लो मेरा जीएसटी नंबर है 09BAPPG0344B1Z2, यहाँ पर आ गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर डालूंगा 729, फिर यहाँ पर 497, ये आ गया। अब यहाँ पर ये मेरा जीएसटी नंबर यहाँ पर खुल गया। अब अगर मैं अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे टैक्स पेयर टाइप में, तो यहाँ पर रेगुलर आपको लिखा हुआ मिलेगा। इट मीन्स क्या है कि टैक्स पेयर टाइप जो है मेरी रेगुलर है, रेगुलर पे यहाँ पे आई का साइन है। आप यहाँ पे चेक करो, अगर मैं आई के साइन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं आई के साइन पे देखता हूँ तो यहाँ पे आई के साइन पे लिखने से क्या लिखा है, लिखा है यू कैन कलेक्ट जीएसटी एंड कैन इशू टैक्स इनवॉइस। मतलब इसका मतलब यह है कि मैं कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकता हूं और मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूं। दूसरा क्या लिखा है, यू कैन ऑल्सो गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन योर परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब मैं आईटीसी क्लेम करने के लिए भी एलिजिबल हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजन क्योंकि मैं रेगुलर टैक्स पेयर हूं। अब रेगुलर टैक्स पेयर का मतलब क्या कि जीएसटी में ना, मतलब जीएसटी में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। 9 जो होता है वो नॉर्मल स्कीम वालों के लिए होता है, रेगुलर स्कीम वालों के लिए होता है। सेक्शन 10 जो होता है वो कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए होता है। तो आज जो हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं वो सेक्शन 10 हम रिवाइज करने जा रहे हैं। 9 की रिवीजन जो है वो हम कल वाली क्लास में कर चुके हैं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जिन्होंने भी इनकम टैक्स थोड़ा बहुत किया हुआ है, याद करो इनकम टैक्स के अंदर भी एक चैप्टर हमारा था पीजीपी का। अगर आपको याद आ रहा हो, इनकम टैक्स के अंदर भी एक चैप्टर था पीजीबीपी का। उसके अंदर मैं कहता था कि एक हमारा सेक्शन नंबर 44 एडी है, याद करो 44 एडी, 44 एडीए, 44 एई, वो हमारा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का था। याद है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन किन के लिए थी, कि स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसमैन। सेम जीएसटी के अंदर भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, बट वो सेक्शन नंबर 10 के अंदर है। सेम जीएसटी के अंदर भी गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई है स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, वो सेक्शन नंबर 10 के अंदर। तो सेक्शन नंबर 10 जो है एक तरह से वो स्कीम है किन लोगों के लिए, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट यहां पर स्कीम लेकर आई है, और वैसे भी वो हर एक्ट में होती है। पीजीपी के अंदर सेक्शन नंबर 44 एडी में दी हुई थी, जीएसटी के अंदर सेक्शन नंबर 10 में यहां पे दी हुई है। अब बच्चा कहता है सर रेगुलर स्कीम और कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या फर्क होता है। जैसे यहां पे रेगुलर स्कीम ली है, अब जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम ली होगी तो यहां पे क्या लिखा होगा, उसके यहां पे लिखा होगा कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। अगर उसके आप आई पे क्लिक करोगे तो वहां पे लिखा होगा यू कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर, फिर लिखा होगा यू कैन नॉट रेज टैक्स इनवॉइस, यू कैन रेज बिल ऑफ सप्लाई, फिर यहां पे लिखा होगा यू कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सारी बातें कॉम्पोजिशन वाले पॉइंट में यहां पे लिखी होंगी। तो आप जीएसटी नंबर चेक करोगे, आपको चेक करने से आइडिया लग जाएगा कि सामने वाला बंदा रेगुलर स्कीम में कवर है या सामने वाला बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम में कवर है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आती है? पक्का पक्का। चलो
अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब हमें ये देखना है कि नॉर्मल स्कीम और कंसेशनल स्कीम में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, एक बार फटाफट से वो रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि नॉर्मल स्कीम जो होती है वो सेक्शन नंबर 9 के अंदर आती है, कंसेशनल स्कीम सेक्शन नंबर 10 के अंदर आती है। नॉर्मल स्कीम वालों को आईटीसी मिल जाता है, मतलब जब वो सामान खरीदते हैं उस पर जो जीएसटी पे करते हैं उसका वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। कंसेशनल स्कीम वाले जीएसटी तो पे करते हैं बट उसका वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो कंसेशनल स्कीम में, कॉम्पोजिशन स्कीम में, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये लोग आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तीसरी बात, नॉर्मल स्कीम में जब भी हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने जाते हैं तो पहले आईटीसी माइनस करते हैं, नेट जीएसटी जो बचता है फिर हम पे करते हैं। कंसेशनल स्कीम में क्या होता है, हमें आईटीसी मिलता ही नहीं है। जो जितनी मेरी टर्नओवर होती है उस टर्नओवर का एक परसेंटेज होता है, टर्नओवर का परसेंटेज निकालते हैं तो अकॉर्डिंगली उतना टैक्स हम यहां पर पे कर देते हैं कंसेशनल स्कीम के अंदर। यहां पे आईटीसी माइनस करने का मतलब ही नहीं है। फिर नॉर्मल स्कीम, आप कहीं से भी सामान खरीदो, कहीं पर भी सामान बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंट्रा स्टेट खरीद सकते हो, इंटर स्टेट खरीद सकते हो, इंट्रा स्टेट सेल कर सकते हो, इंटर स्टेट सेल कर सकते हो। बट कंसेशनल स्कीम वाले परचेज कहीं से भी कर सकते हैं, बट अगर सप्लाई करनी है सिर्फ इंट्रा स्टेट कर सकते हो, इंटर स्टेट सप्लाई कंसेशनल स्कीम वाले नहीं कर सकते हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, इंटर स्टेट परचेज कर सकते हैं बट इंटर स्टेट सप्लाई कंसेशनल स्कीम वाले नहीं कर सकते। अगला डिफरेंस आ रहा है। फिर नॉर्मल स्कीम वालों को, जो नॉर्मल स्कीम की बात करूंगा तो नॉर्मल स्कीम वालों को हर महीने की जनरली 2 रिटर्न भरनी होती है और एक एनुअल रिटर्न होती है। तो 12 दूना 24 और एक एनुअल 25 रिटर्न जो है वो नॉर्मल स्कीम वालों को भरनी है। पर याद करो मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि जीएसटी में क्यूआरएमपी स्कीम भी होती है। अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ली है तो फिर हर क्वार्टर की एक रिटर्न होती है। एक साल में 4 क्वार्टर है, फिर एक एनुअल है, 4 प्लस 1 टोटल ना के 5, मतलब कम से कम 5 तो भरनी है, ज्यादा से ज्यादा 25 रिटर्न भी भरनी पड़ सकती हैं। बट कंसेशनल स्कीम में ऐसा नहीं होता। कंसेशनल स्कीम में सिर्फ 2 रिटर्न भरनी होती हैं और दोनों की दोनों एनुअल होती हैं। नॉर्मल स्कीम में जीएसटीआर 1 भी होता है, जीएसटीआर 1A भी होता है, फिर जीएसटीआर 2B भी होता है, जीएसटीआर 3B भी होता है, जीएसटीआर 9 भी होता है। कंसेशनल स्कीम में ऐसा नहीं है। कंसेशनल स्कीम में 2 ही फॉर्म नंबर होते हैं, एक तो जीएसटीआर 4 और एक जीएसटीआर 9A। ये हमारे दोनों फॉर्म नंबर जो है वो कंसेशनल स्कीम वाले केस में निकल के आते हैं। फिर नॉर्मल स्कीम में टैक्स रेट ज्यादा होते हैं। कैसे? 5% हो गया, 12% वाला तो अब है नहीं, 5% हो गया, 18% हो गया और तीसरा जो है वो 40% हो गया। मतलब नॉर्मल स्कीम में 3 रेट हैं, या तो 5 लगेगा या 18 लगेगा या 40 लगेगा। कंसेशनल स्कीम में भी 3 रेट हैं बट वहां बहुत कम रेट हैं, या तो 1% लगेगा या 5% लगेगा या 6% लगेगा। ये 3 रेट हमारे कंसेशनल स्कीम के अंदर निकल के आते हैं। नॉर्मल स्कीम वालों को बुक्स ऑफ अकाउंट ज्यादा मेंटेन करनी है, कंसेशनल स्कीम वालों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कम मेंटेन करनी है। नॉर्मल स्कीम में क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। भाई एक बात मेरे को बताओ, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे हाथ में कैलकुलेटर है तो रेट कौन सा लगेगा? कैलकुलेटर का। मेरे हाथ में पेन है, रेट कौन सा लगेगा? पेन का। मेरे हाथ के अंदर माउस है, रेट कौन सा लगेगा? माउस वाला। बट कंसेशनल स्कीम में ऐसा नहीं है। कंसेशनल स्कीम में जितनी तुम्हारी टोटल टर्नओवर होती है उस टर्नओवर का एक परसेंटेज होता है, वो देना पड़ता है। उसमें अलग अलग बाइफरकेट नहीं करना होता कि आपने क्या सामान बेचा है। तो क्लासिफिकेशन की नॉर्मल स्कीम में नीड होती है बट कंसेशनल स्कीम में कोई भी नीड नहीं होती। उसके बाद नॉर्मल स्कीम में बर्डन जो जीएसटी का है वो कस्टमर पे शिफ्ट कर सकते हैं, कंसेशनल स्कीम में बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। बर्डन जो है वो सप्लायर की जेब पर ही आता है कंसेशनल स्कीम में, जबकि नॉर्मल स्कीम में बर्डन जो है वो रिसीवर की जेब पे आता है। फिर नॉर्मल स्कीम वाले टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, कंसेशनल स्कीम वाले बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। नॉर्मल स्कीम में यहां पे कोई दुकान, मतलब टैक्स इनवॉइस के ऊपर लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इन्होंने नॉर्मल स्कीम ली है, बट कंसेशनल स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर लिखने की रिक्वायरमेंट होती है, उन्होंने कंसेशनल स्कीम ली है। फिर नॉर्मल स्कीम में दुकान के बाहर कोई बोर्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कंसेशनल स्कीम में दुकान के बाहर बोर्ड लगाने की रिक्वायरमेंट होती है, बताना पड़ता है उन्होंने कंसेशनल स्कीम ली है कि वो सामने वाले से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगा। नॉर्मल स्कीम में सेस एप्लीकेबल हो जाता है, कंसेशनल स्कीम में सेस एप्लीकेबल नहीं होता। नॉर्मल स्कीम में जब भी हम जीएसटी पे करते हैं मंथली बेस पर तो अगले महीने की 20 तारीख को पे करते हैं, और क्वार्टरली बेस पर तो अगले क्वार्टर की 22 या 24 तारीख को पे करते हैं। और अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ली है तो हर महीने जीएसटी पे करना होता है, उसकी डेट जो होती है 25 तारीख होती है। बट कंसेशनल स्कीम में जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो क्वार्टरली पे करते हैं और अगले क्वार्टर की
18 तारीख या उससे पहले हमें कंसेशनल टैक्स यहाँ पे देना होता है। नॉर्मल स्कीम वाले जब भी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं वो क्रेडिट लेजर यूज करते हैं पहले, जहां जहां क्रेडिट यूज हो सकता है। अगर पेमेंट क्रेडिट से नहीं हुई फिर पेमेंट करते हैं कैश लेजर से, जबकि कंसेशनल स्कीम में आईटीसी तो होता नहीं है, तो यहाँ सारी पेमेंट जो होती है वो कैश लेजर से ही होती है, यहाँ पे क्रेडिट लेजर का मतलब ही नहीं है। नॉर्मल स्कीम जो एनआर होते हैं और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं इनको नॉर्मल स्कीम मिल सकती है, बट कंसेशनल स्कीम एनआर और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को नहीं मिल सकती, वो कंसेशनल स्कीम से बाहर है। नॉर्मल स्कीम जो होती है वो ईसीओ को अलाउड होती है, जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट वाले हैं वो सब नॉर्मल स्कीम ले सकते हैं, बट कंसेशनल स्कीम के वो एलिजिबल नहीं होते, ईसीओ कंसेशनल स्कीम से बाहर होते हैं। अगर कोई सप्लायर ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है नॉर्मल स्कीम तो ले ही सकता है, बट अगर कोई सप्लायर ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है और वो सप्लाई इंट्रा स्टेट है तो वो कंसेशनल स्कीम भी ले सकता है। नॉर्मल स्कीम में आप किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, किसी भी गुड्स की ट्रेडिंग कर सकते हो। कंसेशनल स्कीम में 8 गुड्स ऐसे हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अलाउड नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा, कंसेशनल स्कीम में 8 गुड्स ऐसे हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अलाउड नहीं है। पहला यहां पे आता है, याद करो, पत्ती को ईंटें मारो, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टबैको, आइसक्रीम, और फिर यहाँ पे 4 तरह की ब्रिक्स होती हैं। ये इन 8 केस में गवर्नमेंट कह रही है मैन्युफैक्चरिंग करते हुए कंसेशनल स्कीम नहीं ले सकते, ट्रेडिंग करते हुए ले सकते हैं। मतलब अगर मैं इनमें से किसी गुड्स की ट्रेडिंग कर रहा हूं फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कंसेशनल स्कीम ले सकता हूं। बट अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो कंसेशनल स्कीम से बाहर हूं। बट नॉर्मल स्कीम ट्रेडिंग हो मैन्युफैक्चरिंग हो हर केस में नॉर्मल स्कीम जो होती है वो एप्लीकेबल होती है। तो मोटा मोटी अगर आप चेक करोगे ये डिफरेंस हमारे निकल के आ रहे हैं नॉर्मल और कंसेशनल। आई होप तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी। तो ये दिमाग में बहुत बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। सर बेनिफिट क्या होगा कॉम्पोजिशन स्कीम का सप्लायर के लिए, मतलब वो क्यों ऑप्ट करेगा, कंप्लाइंस कम है। एक ही बेनिफिट है, मैं दोबारा बोलूंगा, एक ही बेनिफिट है, फिर बोलूंगा एक ही बेनिफिट है सिर्फ और सिर्फ कंसेशनल स्कीम लेने का, ओनली एंड ओनली कंप्लाइंस, ओनली एंड ओनली कंप्लाइंस। आईटीसी नहीं मिलता, कंप्लाइंस थोड़े से कम हो जाते हैं, बस यही बेनिफिट कंसेशनल स्कीम का है। और कोई मेजर बेनिफिट जो है वो कंसेशनल स्कीम का नहीं है जी। बस ये बेनिफिट है कि तुम्हारे कंप्लाइंस कम हो जाते हैं, बस ये पर ध्यान दो जी। सर बट कंसेशनल स्कीम कंजम्पशन मॉडल को ओवरराइड कर रहा है। हाँ तो कंसेशनल स्कीम है भी तो लगना। कंसेशनल स्कीम के सेक्शन 10 में साफ साफ लिखा है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन इन दिस एक्ट। बात खत्म जी, कि इस एक्ट के किसी प्रोविजन में इसके अगेंस्ट कुछ भी लिखा हो वो सारी बातें ओवर रूल है, जो मैं बोलूंगा वो सही है। जब इसने पूरे एक्ट के सभी प्रोविजन को ओवर रूल कर दिया तो काम ही खत्म हो गया। बस दो सेक्शन इसने ओवर रूल नहीं किए जी। मैं दोबारा बोलूंगा, 2 सेक्शन ऐसे हैं जो इसने ओवर रूल नहीं किए। 2 सेक्शन कौन कौन से हैं अगर आपको याद आ रहा हो, एक तो सेक्शन 9(3) और एक सेक्शन 9(4), इन दोनों को ओवर रूल नहीं किया। इसका मतलब क्या है, 9(3), 9(4) में हम ऊपर पढ़ के आए, 9(3), 9(4) में क्या था, रिवर्स चार्ज था। मतलब इसका मतलब यह कि अगर कोई रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी है तो कॉम्पोजिशन वालों को भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, चाहे उसने कंसेशनल स्कीम क्यों ना ली हो। क्योंकि मैंने आपको याद है रेगुलर बैच के अंदर कहा था कि कंसेशनल स्कीम आउटवर्ड सप्लाई पर मिलती है, इनवर्ड सप्लाई पर नहीं मिलती। मैं फिर बोलूंगा, कंसेशनल स्कीम आउटवर्ड सप्लाई पर मिलती है, इनवर्ड सप्लाई पर नहीं मिलती। मतलब ये निकल के आ रहा है कंसेशनल स्कीम जब मैं सामान बेचूंगा तब कंसेशनल जीएसटी की बात होगी, जब सामान खरीदूंगा उस केस में गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि भैया वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। इट मींस अगर वहां पर लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज की है और आप उसके रिसीवर हो, आपको जीएसटी देना है तो देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो सेक्शन 10 सब कुछ ओवर रूल कर सकता है बट 9(3), 9(4) को ओवर रूल नहीं कर सकता। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सारे बच्चे मुझे आंसर देना। अब यहां पर ये तो हो गया भाई कंसेशनल स्कीम और नॉर्मल स्कीम में क्या क्या डिफरेंस है। अगला पॉइंट साहब मेरा ये है कि जो ये कंसेशनल स्कीम है ये मिलती किन किन को है। मैं दोबारा बोलूंगा, अगला ये जो है ये कंसेशनल स्कीम जो है ये मिलती किन किन को है, बस हमें ये जानना चाहिए कंसेशनल स्कीम जो है वो किस किस को मिलती है। अब सुनो ध्यान से, कंसेशनल स्कीम किस किस को मिलती है जी। कंसेशनल स्कीम जो है वो किस किस को मिलती है। अब हम यहां पे देखने के लिए जा रहे हैं कंसेशनल स्कीम मिलती किस किस को है। देखो जी, सबसे पहले गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि एक तो जो गुड्स के मैन्युफैक्चरर हैं उनको मिलेगी, बस आप पत्ती और ब्रिक्स के मैन्युफैक्चरर ना हो, ठीक है, आपको मिलेगी। पहले हम ये देख रहे हैं मिलती किन किन को है, फिर हम लिमिट की बात करेंगे। गुड्स के ट्रेडर को मिल जाती है। अच्छा, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो तो भी आपको ये स्कीम मिल जाएगी। फिर अगर आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, साथ में थोड़ी सी सर्विस देना चाहते हो, मार्जिनल सर्विस देना चाहते हो, मिल जाएगी। अगर आप गुड्स के ट्रेडर हो,
साथ में थोड़ी सी सर्विस देना चाहते हो, मतलब मार्जिनल सर्विस देना चाहते हो, मिल जाएगी। अगर तुम रेस्टोरेंट वाले हो, साथ में थोड़ी सी कोई दूसरी सर्विस देना चाहते हो, मिल जाएगी। अगर खाली सर्विस देना चाहते हो, खाली सर्विस मतलब ऐसा नहीं है कि तुम इनके साथ में सर्विस, अलग से सर्विस, मान लो मैं अलग से कंसल्टेंसी की सर्विस देना चाहता हूं, अलग से डॉक्टर की सर्विस देना चाहता हूं, अलग से टीचिंग की सर्विस देना चाहता हूं, गवर्नमेंट कहती अब ये स्कीम आपको मिल जाएगी। अच्छा, रेस्टोरेंट को छोड़कर, क्योंकि रेस्टोरेंट ऊपर कवर हो गया जी। उसके बाद अगर मैं सर्विस देना चाहता हूं बट साथ में थोड़े से गुड्स की सप्लाई करना चाहता हूं, तो पहली बात मोटा मोटी अगर आप यहां पे चेक करोगे, हर केस में स्कीम अवेलेबल है, हर केस में स्कीम अवेलेबल है। आप कोई भी हो, अब हर केस में स्कीम अवेलेबल है, आप ये स्कीम ले सकते हो। अब ये स्कीम किस किस सेक्शन के अंदर मिलेगी, तो इतनी सी बात ध्यान देना, ऊपर वाले सारे केस सेक्शन 10(1) 10(2) के हैं, नीचे वाले 2 केस जो हैं वो 10(2)(a) के हैं। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, जहां पे गुड्स मेन होगा वहां पर 10(1) 10(2) लगेगा। रेस्टोरेंट सर्विस वाले केस में भी 10(1) 10(2) है, जहां पे सर्विस मेन होगी वहां 10(2)(a) एप्लीकेबल होगा। आप मैन्युफैक्चरर हो, आप स्कीम लो 10(1) 10(2) में, ट्रेडर हो स्कीम लो 10(1) 10(2), रेस्टोरेंट सर्विस वाले हो स्कीम लो 10(1) 10(2) में। इनके साथ में सर्विस दे रहे हो, गुड्स के साथ में सर्विस दे रहे हो, रेस्टोरेंट के साथ में सर्विस दे रहे हो 10(1) 10(2). अगर तुम एक्सक्लूसिव सर्विस दे रहे हो, तुम्हारा मेन काम सर्विस देने का है, तुमने साथ में थोड़े से गुड्स की सप्लाई की है, तो फिर 10(2)(a) की बात होगी। अब बच्चा कहता है यार गाबा सर ये तो बताओ यार, क्या ये मैं स्कीम ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा, कब ले पाऊंगा, तो गवर्नमेंट ने कहा सुनिए, अगर तुम्हारी, रटने वाला बच्चा ध्यान दीजिए, अगर तुम्हारी पिछले साल, करंट ईयर की नहीं, हेलो भाई साहब वो इधर, अगर तुम्हारी पिछले साल की टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर तुम्हारी पिछले साल, एक बार मेरे को सारे बच्चे बोलो, क्या जो मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूं, क्या वो करंट ईयर के टर्नओवर की बात कर रहा हूं या पिछले साल के टर्नओवर की बात कर रहा हूं, बस मेरे को बता दो। अच्छी, क्या मैं करंट ईयर की टर्नओवर की बात कर रहा हूं या पिछले साल की टर्नओवर की बात कर रहा हूं, बस मेरे को यह बता दो जल्दी। करंट ईयर पिछले साल जी, जल्दी बोलो, पिछले साल। मैं दोबारा कह रहा हूं, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, अगर मुझे एलिजिबिलिटी चेक करनी है, फिर बोलूंगा, अगर मुझे एलिजिबिलिटी चेक करनी है, फिर बोलूंगा, अगर मुझे एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो पिछले साल की टर्नओवर चेक करूंगा। अगर मुझे एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो पिछले साल की टर्नओवर चेक करूंगा। अगर मेरी पिछले साल की टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, तो गवर्नमेंट कहती है करंट ईयर में तुम कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के एलिजिबल हो जाओगे। पिछले साल की टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ तक होती है तो करंट ईयर में तुम स्कीम लेने के एलिजिबल हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब लिमिट 1.5 करोड़ की है, बट 8 स्टेट ऐसी हैं जहां पे लिमिट 75 की है। दोबारा बोलूंगा, 8 स्टेट ऐसी हैं जहां पे लिमिट 75 लाख की है। वो 8 स्टेट कौन सी है, याद है हमने क्लास में डिस्कस की थी। उन 8 स्टेट को हम कैसे याद करते हैं, हम याद करते हैं नस्ट करके। अब नस्ट में क्या क्या आएगा, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा। दोबारा बोलूंगा, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, त्रिपुरा। इन 8 स्टेट में लिमिट जो है वो 75 लाख की एप्लीकेबल होती है, ये बात ध्यान दीजिए। अच्छा, अब सुनो ध्यान से नहीं, अब यहां तो है 150 लाख की लिमिट, यहां लिमिट कौन सी है, 150 लाख की लिमिट। पिछले साल 150 लाख तक है, करंट ईयर में स्कीम लेने के एलिजिबल हूं। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, पिछले साल 75 लाख तक है, करंट ईयर में स्कीम लेने के एलिजिबल हूं। अब क्वेश्चन क्या कि अगर मैं करंट ईयर में स्कीम लेने के एलिजिबल हूं, ठीक है मैं एलिजिबल हूं, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये स्कीम मुझे कहां तक मिलेगी। तो गवर्नमेंट कहती है ये स्कीम मिलेगी 150 लाख तक। मतलब अगर तेरी पिछले साल की टर्नओवर 150 लाख तक है ना, तो करंट ईयर में 150 लाख तक कंसेशनल टैक्स पे करना है और 150 लाख के बाद जीएसटी पे करना है। एक बार दोबारा बोलूंगा, अगर मेरी पिछले साल की टर्नओवर 150 लाख तक है तो करंट ईयर में 150 लाख तक कंसेशनल टैक्स पे करना है, 150 लाख के बाद नॉर्मल जीएसटी पे करना है। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, पिछले साल 75 लाख तक है, तो करंट ईयर में 75 लाख तक मुझे कंसेशनल टैक्स पे करना है, उसके बाद जीएसटी पे करना है। अब क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है, सर एक बात मेरे को बताओ, जो ये 150 लाख रुपए की लिमिट है तो ये किसकी है, मतलब अगर हमें साथ में थोड़ी सी सर्विस देनी है तो सर्विस की भी कोई लिमिट है, गवर्नमेंट की बिल्कुल लिमिट है भाई। अगर आप खाली मैन्युफैक्चरर हो, खाली ट्रेडर हो, खाली रेस्टोरेंट सर्विस वाले हो, तब तो ये लिमिट है। तुम साथ में इनके सर्विस भी दे रहे हो तो सर्विस वाले केस में ध्यान देना, अगर तुम इनके साथ में सर्विस देना चाह रहे हो तो सर्विस देने की एक लिमिट है। सर्विस देने की एक लिमिट है, कितनी लिमिट है, जितनी पिछले साल की टर्नओवर है उसका 10% और 5 लाख रुपए इनमें से हायर। एक बार दोबारा बोलूंगा, जितनी पिछले साल की टर्नओवर है उसका 10% और 5 लाख इनमें से हायर, तो गवर्नमेंट कह रही इतनी तुम सर्विस दे सकते हो। मतलब करंट ईयर में जो बंदा सर्विस देना चाह रहा है वो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम
15 लाख तक की सर्विस दे पाएगा और कम से कम 5 लाख तक की सर्विस दे पाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर कैसे 5 लाख, क्योंकि 10% और 5 इनमें से हायर, तो हायर तो 5 तो बनेगा ही बनेगा। सर 15 कैसे, क्योंकि पिछले साल अगर तुम्हारी टर्नओवर 150 लाख भी है तो 150 लाख का 10 कितना बन गया 15। सर अगर 150 से ऊपर है बेटे स्कीम से बाहर आ गया ना। हेलो भाई साहब, अगर 150 से ऊपर स्कीम से बाहर आ गया ना तो हाईएस्ट 150 ही तो हो सकती है, तो 150 का 10 कितना बना 15, तो 15 से लेकर 5 लाख तक की ही मैं सर्विस करंट ईयर में दे सकता हूं। उसके अलावा मुझे गुड्स की सप्लाई करनी पड़ेगी। और जो 150 लाख रुपए की लिमिट है ना, ये टोटल लिमिट है इंक्लूडिंग सर्विस। ये जो अपने सर्विस की लिमिट है इन एडिशन टू 150 लाख नहीं है, ये टोटल ओवरऑल 150 लाख के अंदर ही गुड्स हैं और 150 लाख के अंदर ही सर्विस है। तो रटने वाला बच्चा ध्यान दे, करंट ईयर के अंदर मैं, हाँ जी, करंट ईयर के अंदर मेरा काम यहाँ पे कवर नहीं है जी, मेरा काम 10(1)(2) में कवर नहीं है, मेरा काम मेनली सर्विस वाली कैटेगरी में कवर है, मेरा काम मेन गुड्स का है, साथ में सॉरी मेरा काम मेन सर्विस का है, साथ में थोड़े से गुड्स हैं, तो मैं 10(2)(a) वाली कैटेगरी में जाऊंगा, मैं 10(1) 10(2) वाली कैटेगरी में नहीं आऊंगा जी। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बच्चा कहता है सर अगर तुम्हारा काम एक्सक्लूसिव सर्विस देने का है या आपका मेन काम सर्विस के साथ में थोड़े से गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तो मेरा केस आ गया 10(2)(a). मैं तब ले पाऊंगा अगर पिछले साल की टर्नओवर 50 लाख तक है, तो करंट ईयर में 50 लाख तक जीएसटी। और यहां पर रेट ध्यान रखना, यहां पर रेट अलग है, मतलब रेट कहां 1 लगेगा, कहां 5 लगेगा, कहां 6 लगेगा वो देख लेंगे। बट यहां 50 लाख की लिमिट है, और चाहे नॉर्मल हो चाहे स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो, दोनों में लिमिट जो है 50 लाख रुपए की है जी। अब यहां पे देखो जी, मार्जिनल, हाँ जी, हाँ हाँ, जो सर्विस है वो 150 लाख के अंदर इंक्लूड है जी। ठीक है जी। अब मान देखो ये मार्जिनल सर्विस कितनी है, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवरेज हायर। अभी एग्जांपल के साथ करेंगे ना, अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसके, तो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कैसे हमें टर्नओवर निकालनी होती है या किस तरह से हमें आंसर इसका लिखना पड़ेगा या पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अभी सिर्फ दिमाग में एक चीज लेके आओ, अगर पिछले साल की टर्नओवर 150 लाख तक है तो मैं करंट ईयर में स्कीम ले सकता हूं और 150 लाख तक मैं कंसेशनल जीएसटी पे करूंगा, उसके बाद मैं नॉर्मल जीएसटी पे करूंगा। अगर मैं इनके साथ में सर्विस देने वाला हूं, इनके साथ में सर्विस, तो सर्विस देने की लिमिट है टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर, और ये जो लिमिट सर्विस की है ये 150 लाख के अंदर ही है। अगर मेरा मेन काम सर्विस देने का है या मेरे मेन काम सर्विस देने का साथ में थोड़े से गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं, तो मेरी लिमिट जो है 50 लाख की है। पिछले साल 50 लाख, करंट ईयर में 50 लाख तक की सप्लाई पर कंसेशनल जीएसटी है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो या नॉर्मल स्टेट हो, लिमिट दोनों में सेम है। यहां पे ध्यान दो जी। तो ये सारी बात यहां पे निकल के आ रही है। सर 10(2) में गुड्स कितना कर सकते हैं, 50 लाख, मतलब टोटल वहां पे 50 लाख है, वहां पे गुड्स की कोई अलग से लिमिट नहीं है जी। मैं दोबारा बोलूंगा, वहां पे भी गुड्स की कोई अलग से लिमिट नहीं है, सिंपल सी बात है, वहां पे गुड्स की लिमिट अलग से नहीं है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे सर्विस वाले केस में अलग से लिमिट है ना, ऐसा कोई गुड्स वाले केस में अलग से लिमिट नहीं है। टोटल 50 लाख रुपए की लिमिट है जिसमें तुम्हें सर्विस साथ में गुड्स करने हैं। क्या बात समझ में आ रही है जी? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन देन अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट नो जीएसटी। भाई ऑब्वियस ही बात है, ये तो आपको मैंने बताया ही था, जो बंदा नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। हेलो भाई साहब, सर मार्जिनल सर्विस में टर्नओवर 50 लाख का 10% लेना है। भाई मार्जिनल सर्विस में 50 लाख का 10% क्यों लेना है, 150 लाख का 10% लेना है, या जितनी पिछले साल की टर्नओवर होगी उसका 10% लेना है। ठीक है ना, जितनी भी टर्नओवर होगी, 40 लाख है, 50 लाख है, 60 लाख है, 80 लाख है, 90 लाख है, जितनी भी पिछले साल की टर्नओवर है उसका 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर। जैसे मान लो मेरी पिछले साल की टर्नओवर 120 लाख थी, तो 120 लाख का 10 कितना हो गया 12 लाख, और 5 लाख हायर क्या हो गया 12, तो मतलब करंट ईयर में 12 लाख तक की मैं सर्विस दे सकता हूं जी। तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, जितनी भी टर्नओवर क्वेश्चन में दी होगी उसका 10% और 5%, सॉरी 5 लाख विच एवरेज हायर, ये बनेगा जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मान लो मैंने कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, मैंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, ये बात तो श्योर है, पिछले साल कोई बिजनेस नहीं है, पिछले साल कोई बिजनेस नहीं है तो टर्नओवर नहीं है, टर्नओवर 0 है, तो मतलब क्या है कि मैं हूं, क्या हूं, एलिजिबल हूं। मैं एलिजिबल हूं ना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही छोटा बिजनेसमैन हूं, क्योंकि टर्नओवर 150 लाख, 75 लाख या 50 लाख तो है नहीं। अब करंट ईयर में मेरे को 150 लाख तक कंसेशनल जीएसटी पे करना है। मेरा क्वेश्चन ये है, जब मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करूं तो आपको नहीं लग रहा कि हमें रजिस्ट्रेशन की लिमिट मिलती है नॉर्मल स्कीम के अंदर? याद करो, अभी हमने रजिस्ट्रेशन की रिवीजन नहीं की है, बट रजिस्ट्रेशन के अंदर याद है वो 10 लाख की और 20 लाख की और 40 लाख की लिमिट होती है, तो नॉर्मल स्कीम में मिलती है। तो गवर्नमेंट कह रही है टेंशन मत लो, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर भी मिलेगी।
अब गवर्नमेंट करिए, अच्छा ये पॉइंट एप्लीकेबल तब होगा अगर कोई नया बिजनेस है, अगर कोई नया बिजनेस है, पुराने की बात नहीं कर रहा क्योंकि पुराने में वो स्कीम यूज हो चुकी होगी, लिमिट यूज हो चुकी होगी, नई बिजनेस की बात कर रहा हूं। तो नए बिजनेस में गवर्नमेंट कह रही है जब तुम नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, जब तुम यहां पे इस साल में कंसेशनल टैक्स लगाओगे, तो पहले उतनी थ्रेशोल्ड माइनस कर देना जितनी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड है। अब में भी 10 लाख है, 20 लाख है, 40 लाख है, उस पर कोई कंसेशनल जीएसटी नहीं लगेगा, उसके बाद की टर्नओवर पे कंसेशनल जीएसटी लगेगा 150 लाख तक। और मैं दोबारा बोलूंगा 150 लाख इसको इंक्लूड करके है, मैं दोबारा बोल रहा हूं 150 टोटल देखनी है, ये नहीं सर 40 लाख तो एग्जम्प्ट है उसके बाद 150 ना, 150 लाख की टर्नओवर में सारी चीजें आती हैं, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक टर्नओवर देखनी है, तो 150 लाख तक। अब जिसमें से 40, 10 या 20 तो एग्जम्प्ट हो गए क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन की लिमिट थी, उसके बाद की टर्नओवर पे गवर्नमेंट ने बोला कंसेशनल टैक्स लगेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो भी आपका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है तो उसमें आपको थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो मिलेगी, और 150 लाख तक कंसेशनल स्कीम है, 150 लाख के बाद नॉर्मल जीएसटी। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन सी है, यही वाली 8 स्टेट। अब जो बच्चा कहता है सर थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझा दो, ये देखो नीचे डायग्राम दिया होगा, देखो डायग्राम, पिछले साल 150 लाख, स्पेशल में 75, और अगर 10 टू है तो 50 लाख। करंट ईयर में क्या होगा, 150, 75, 50 लाख तक कंसेशनल जीएसटी, नो नॉर्मल जीएसटी, नो आईटीसी, बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते 150 लाख तक। 150 के बाद नॉर्मल जीएसटी, आईटीसी क्लेम करोगे, बर्डन भी शिफ्ट करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात मेरे को बताना, अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, एक मान लो सेम पेन के अंदर दो चीजें हैं, अब सेम पेन में दो चीजें हैं, अब दो सेम पेन में दो बिजनेस हैं, एक नॉर्मल कैटेगरी स्टेट है, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, तो क्या होगा जी, एक नॉर्मल स्टेट है और स्पेशल, तो फिर लिमिट रिड्यूस टू ₹75 लाख। मतलब अगर मान लो मैं एक दुकान त्रिपुरा में खोलना चाह रहा हूं, एक दिल्ली में खोलना चाह रहा हूं, दोनों सेम पेन में हैं, तो त्रिपुरा में लिमिट 75 की है, यहां 150 लाख की है, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर ऐसा है लिमिट रिड्यूस टू ₹75 लाख, फिर जो हम एग्रीगेट टर्नओवर चेक करेंगे वो 75 लाख के बेस पे चेक करेंगे, 150 लाख के बेस पे चेक नहीं करेंगे जी। देखो यहां पे क्या लिखा है जी, यहां पर देखो जी, तो यहाँ पर इफ ए पर्सन हैव वन एस्टेब्लिशमेंट इन नॉर्मल एंड अदर स्पेशल में है, तो फिर लिमिट रिड्यूस टू जो है, मतलब लिमिट जो है वो 150 लाख रुपए की नहीं होगी, 75 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पे आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा फिर अगर तुम्हें कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है तो साल के स्टार्टिंग में लेनी होती है, छोड़ कभी भी सकते हो, छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ साल के बीच में कभी भी दो, बट अगर लेनी है तो साल के स्टार्टिंग में स्कीम मिलेगी, बीच में स्कीम नहीं मिल सकती, बस ये पर ध्यान। छोड़नी है छोड़ सकते हो, लेने वाला फंडा जो होगा वो साल के स्टार्टिंग में होगा। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, जैसे मान लो ऐसा पॉसिबल है कि मेरी दो ब्रांचेज हैं, मैं एक के लिए कंसेशनल स्कीम लेना चाहता हूं और एक के लिए नॉर्मल स्कीम लेना चाहता हूं जी, क्या पॉसिबल है? एक के लिए नॉर्मल, एक के लिए कंसेशनल। हाँ जी बताओ जी, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज नो जी, कुछ पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि भैया अगर आपको लेनी है सबके लिए नॉर्मल स्कीम लेनी है, छोड़नी है सबके लिए कंसेशनल स्कीम, मतलब छोड़नी है तो सबके लिए छोड़नी है, लेनी है तो सबके लिए लेनी है। ऐसा कोई फंडा नहीं है कि आप इनके लिए नॉर्मल स्कीम लोगे, इसके लिए नहीं लोगे, इसके लिए छोड़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सेम पैन कार्ड, अलग अलग पैन कार्ड है तो बात एक अलग है, मैं दोबारा बोलूंगा, अलग अलग पैन कार्ड है तो बात एक अलग है। अगर सेम पैन कार्ड है तो फिर स्कीम लेनी है तो सब में लेनी है, छोड़नी है तो सब में छोड़नी है, बस ये पर ध्यान दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट का ओनली फर्स्ट, ऑब्वियस सी बात है, कौन है? प्रियांशु। पहले साल ही तो होगा, अगले साल तो वो लिमिट ही खत्म हो जाएगी ना। नॉर्मल स्कीम के अंदर भी तो पहले साल ही होता है, क्योंकि एक बार अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तो फिर तो हर साल रजिस्टर्ड हो गए, तो हर साल लिमिट नहीं मिलती 10, 20 या 40 की, पहले साल ही मिलती है। तो ये बात सिर्फ फर्स्ट ईयर की हो रही है। सर आरसीएम में कोई गुड्स ट्रांजैक्शन भी है एक्सेप्ट सर्विस? बिल्कुल है जी, 8 तरह के गुड्स हैं जी, 8 गुड्स ऐसे हैं जो आरसीएम में कवर होते हैं जी। सर सपोज आई हैव ए बिजनेस इन दिल्ली एंड इट न्यू बिजनेस टर्नओवर इन क्वेश्चन 175, so जीएसटी विल बी पेड 30 लाख, 40 लाख एग्जाम्प्ट करके, हाँ कह सकते हैं। अब 40 लाख बाहर हो, अगर 40 लाख की लिमिट है तो 40 लाख बाहर करके 40 लाख से ऊपर जो टर्नओवर होगी उस पे तुम्हें कंसेशनल जीएसटी देना पड़ेगा। और अगर तुम नॉर्मल जीएसटी की बात करोगे, नॉर्मल जीएसटी के अंदर भी सेम है, 40 लाख हटा दोगे, उसके बाद तुम रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, देन उसके बाद जो लिमिट होगी उस पर देना पड़ेगा जी। अलग अलग पेन होगा तो एग्रीगेट अलग, तो मैंने कब का एग्रीगेट होगा? मैंने बोला ना सेम पेन में एग्रीगेट होगा, नालायक। अलग अलग पैन कार्ड में एग्रीगेट नहीं होगा जी, सेम पैन कार्ड में एग्रीगेट होगा जी।
सेम पैन कार्ड में एग्रीगेट नहीं होगा। गुड्स का आरसीएम हम आगे जाके उसकी लिस्ट करेंगे, वो सीए के सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, सीएस और सीएमए में है, तो उसकी मैं अलग से क्लास लेके अपलोड करूंगा जो गुड्स का आरसीएम है जी। डन, लॉक करें इसके जी, पक्का पक्का। चलो अब यहां पे आ जाओ, ये मेन पॉइंट आपके निकल के आ रहे हैं। अच्छा, अब सबसे मेन क्वेश्चन भाई जो है ना, वो सबसे मेन क्वेश्चन है कि गाबा सर टर्नओवर कैसे निकालनी है। एक बात मेरे को बताओ, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, आप मेरे को बता सकते हो कि कॉम्पोजिशन स्कीम में टर्नओवर कितने साल की निकालनी होती है? जल्दी बताओ, कॉम्पोजिशन स्कीम में जो हमें टर्नओवर निकालनी होती है वो कितने साल की निकालनी होती है? मतलब पिछले साल की निकालनी होती है, करंट ईयर की निकालनी होती है, या दोनों साल की निकालनी होती है? कितने साल की टर्नओवर निकालनी होती है, बता सकते हो भाई? कॉम्पोजिशन स्कीम में जो टर्नओवर होती है कितने साल की? 2 साल की होती है सर, 2 साल की। 2 साल की। पिछले साल की अलग होती है, करंट ईयर की अलग होती है। पिछले साल की हमें इसलिए निकालनी है कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। मैं दोबारा बोलूंगा, पिछले साल की इसलिए निकालनी है कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। इस साल की मुझे इसलिए निकालनी होती है क्योंकि मुझे कंसेशनल जीएसटी देना है। तो 2 साल की टर्नओवर निकालनी है, पिछले साल की इसलिए निकालनी है कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, और अगर मैं एलिजिबल हो जाऊंगा तो करंट ईयर की इसलिए निकालनी है कि कंसेशनल टैक्स कितना बनेगा। तो पहले तो पिछले साल के टर्नओवर देख लेते हैं। जो टर्नओवर, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूंगा तो वो क्या कहना चाह रहा है? अब गवर्नमेंट कह रही सुन भाई, हेलो भाई साहब सुन, अगर तेरे को पिछले साल की टर्नओवर निकालनी है, पहली बार टर्नओवर का मतलब सेल, सेल का मतलब आउटवर्ड सप्लाई। तो ये रटने वाला बच्चा, हर बच्चा दिमाग में डाल ले, जब मुझे पिछले साल की टर्नओवर निकालनी है, सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई लेनी है, सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई लेनी है, चाहे फॉरवर्ड चार्ज वाली हो, चाहे रिवर्स चार्ज वाली हो, चाहे आपका इंटर स्टेट हो, चाहे इंट्रा स्टेट हो, चाहे फिर आपका एग्जम्प्टेड सप्लाई हो, नील रेटेड हो, नॉन टैक्सेबल हो, इंट्रा हो, इंटर हो, एक्सपोर्ट हो, जीरो रेटेड हो, या कोई भी आउटवर्ड सप्लाई हो, कोई फर्क नहीं पैदा। ओए गाबे गाबे गाबे, इंटर क्यों लेंगे? इंटर तो कर ही नहीं सकते बेटे, स्कीम लेने के बाद नहीं कर सकते ना, स्कीम लेने से पहले तो कर ही सकते हैं। ठीक है सर, सर एक बात बताओ, एग्जम्प्टेड क्यों लेंगे? मैंने क्या बोला? एग्रीगेट टर्नओवर लेनी है, तो एग्रीगेट टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, सारी टर्नओवर लेनी है जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई है। क्या नहीं लेना वो देख लो, क्या नहीं लेना बस वो याद कर लो। एक तो सेस और जीएसटी, जीएसटी और सेस नहीं लेना। दूसरा, इंटरेस्ट और डिस्काउंट, कोई लोन और एडवांस दिया उस पे इंटरेस्ट और डिस्काउंट है वो नहीं लेना। और अगर कोई इनवर्ड सप्लाई आरसीएम में कवर है वो नहीं लेना। अब यहां ना हर बच्चे का एक क्वेश्चन आता है, गाबा सर इनवर्ट सप्लाई आरसीएम वाली नहीं लेनी, मतलब क्या इनवर्ट सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज वाली लेनी है? नहीं लेनी, वो भी नहीं लेनी, इनवर्ट सप्लाई लेनी ही नहीं है। तो सर इसको अलग से क्लैरिफाई क्यों किया गया? याद करो, आपको मैंने रेगुलर बैच में कहा था इसको अलग से क्लैरिफिकेशन करने का रीजन सबसे बड़ा मेरे बच्चे ये होता है क्योंकि यहां पर जीएसटी हमें देना है। हमें मतलब रिसीवर को, रिसीवर मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को। तो उसके मन में ये डाउट ना आ जाए कि अगर मैं जीएसटी पे कर रहा हूं तो कहीं मेरी टर्नओवर का पार्ट तो नहीं बनेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि भाई साहब सुन, इनवर्ड सप्लाई कभी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनती, चाहे फॉरवर्ड चार्ज वाली हो चाहे रिवर्स चार्ज वाली हो। फॉरवर्ड चार्ज वाली वैसे ही नहीं बनती, रिवर्स चार्ज वाली हमने बाहर निकाल दी कि नहीं बनेगी। तो मोटा मोटी बस ये बात ध्यान दो, जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई है वो लेनी है। ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई है हमें यहाँ पे वो लेके चलनी है। इस तरह से हम टर्नओवर निकालते हैं पिछले साल की। ठीक है, अच्छा अब पिछले साल की टर्नओवर निकाली, सारी आउटवर्ड सप्लाई ले ली, और मेरी पिछले साल की टर्नओवर आ गई 100 लाख। अब मेरे को बताना मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, क्या मैं स्कीम लेने के एलिजिबल हूं या नहीं हूं? बस ये बता दो। अगर मेरी पिछले साल की टर्नओवर मैंने निकाली और वह टर्नओवर 100 लाख रुपए आ गई तो क्या मैं स्कीम लेने के एलिजिबल हूं या नहीं हूं? ये बता दो बस, हां या ना। बोलो भाई, एलिजिबल हूं। अच्छा एक बात तो, अगर मैं एलिजिबल हूं तो मुझे 150 लाख तक करंट ईयर में नॉर्मल जीएसटी पे करना है या कंसेशनल जीएसटी पे करना है? बताना मेरे को। करंट ईयर में 150 लाख तक नॉर्मल जीएसटी पे करना है, कंसेशनल जीएसटी पे करना है? कंसेशनल जीएसटी। तो उसके लिए मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? टर्नओवर निकालनी पड़ेगी। तो करंट ईयर की टर्नओवर में क्या लूंगा और क्या नहीं लूंगा? अब गवर्नमेंट कहते सुन, पहली बात तो कान खोल के ये सुन ले भाई,
अरे भल्ला साहब बोल तो दिया। हाँ, एक तो भल्ला साहब भाई साहब डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं, कह रहा बता रहे अच्छा रप रप। अब भल्ला साहब आप तो रेगुलर बैच में हो शायद मेरे ख्याल से, तो वहां डंडा लेके पीछे पड़ जाया करो। यूट्यूब पे तुम्हें मजे आते हैं क्या ज्यादा? अरे नालायक। अब भल्ला साहब बोला तो सही, हाँ प्रमोट नहीं, इसका तुम्हारे पेपर पे क्या फर्क पड़ेगा? ये सारी बातें हम रेगुलर बैच में कर चुके हैं। भल्ला कहता मजे तो लूंगा कुछ भी हो जाए, बिना मजे के मजा नहीं आता मुझे क्लास लेने में। सुनो ध्यान से, अब एक बात मेरे को सोच के बताओ। मेरा क्वेश्चन है टर्नओवर निकालनी है करंट ईयर की। अच्छा पहली बात तो ये समझ लो, करंट ईयर में जब मैं सप्लाई करूंगा, इंट्रा होगी इंटर होगी या दोनों होगी? पहले मेरे को ये बताओ, इंट्रा होगी इंटर होगी या दोनों होगी? जल्दी बता दो फटाफट से। इंट्रा इंटर या दोनों? सिर्फ इंट्रा, सिर्फ इंट्रा। इंटर तो कर ही नहीं सकता। अरे मेरे बच्चे इंटर तो कर ही नहीं सकता, इंटर तो कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। इंट्रा कर सकता हूं तो अच्छा इंट्रा कर सकता हूं। इंट्रा में गवर्नमेंट ने बोला सारी की सारी सप्लाई लेनी है, देखो यहां पर इंट्रा स्टेट लेनी है, इंटर तो कर ही नहीं पाओगे। फिर टैक्सेबल फॉरवर्ड चार्ज वाली, रिवर्स चार्ज वाली, एग्जम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल लेनी है। क्या नहीं लेना? जीएसटी और सेस नहीं लेना एक तो, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट और डिस्काउंट नहीं लेना। इनवर्ड सप्लाई वही आरसीएम वाली लेनी। अब एक बच्चा कहता है सर ये जितनी भी टर्नओवर आपने बोला ये सारी टर्नओवर हर केस में लेनी है, मतलब चाहे मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, रेस्टोरेंट सर्विस वाला हो, अदर सर्विस वाला हो, क्या हमें सारी सप्लाई लेनी है ना? अब गवर्नमेंट कह रही सुन, ये बात तो कंफर्म है कि इंट्रा होगी, इंट्रा में एग्जम्प्टेड, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज सारी होंगी, ये नहीं लेनी। अब किस केस में कौन सी लेनी है? तो अब यहां पे आ जाओ जी। अगर तू है गुड्स का मैन्युफैक्चरर, कौन है बता? अगर तू गुड्स का मैन्युफैक्चरर है तो तेरे केस में टोटल टर्नओवर काउंट करेंगे। टोटल, टोटल मतलब एग्जम्प्टेड, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल सारी, उसका 1% यहां पे कंसेशनल जीएसटी तेरे को देना पड़ेगा जी। मैन्युफैक्चरर में सारी। अगर तू गुड्स का ट्रेडर है तो ट्रेडर वाले केस में सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर लेंगे, उस टैक्सेबल टर्नओवर का 1% देना है जी, उस टैक्सेबल टर्नओवर का 1% देना है। अगर तू रेस्टोरेंट सर्विस वाला है तो भी हमें टोटल टर्नओवर लेनी है, उसका 5% यहां पे कंसेशनल जीएसटी लगेगा। और अगर तू इन तीनों के साथ में सर्विस दे रहा है, दैट इज मार्जिनल सर्विस, तो मार्जिनल सर्विस पर भी रेट 1% है, बट सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर लेनी है। अगर तू एक्सक्लूसिव सर्विस देने वाला है या उसके साथ में थोड़े से गुड्स की सप्लाई करने वाला, मतलब मैं अपना एग्जांपल लूं, मेरे केस में भी टोटल टर्नओवर लेनी है और टोटल टर्नओवर का 6% यहां पर मुझे जीएसटी पे करना है कंसेशनल। तो जहां पर मैंने टोटल लिखा है तो मेरे बच्चे टोटल का मतलब वही फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, एग्जम्प्टेड, निल रेटेड, नॉन टैक्सेबल सारी। जहां पर मैंने ओनली टैक्सेबल टर्नओवर लिखा है तो यहां पर सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज की बात हो रही है, एग्जम्प्टेड, निल रेटेड, नॉन टैक्सेबल तो यहां पर लेनी नहीं है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? टैक्सेबल तो कर ही नहीं सकता तो क्यों करेंगे नॉन टैक्सेबल? है नॉन टैक्सेबल तो कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता भाई? एक्सक्लूसिव नॉन टैक्सेबल नहीं कर सकता ना। हेलो भाई साहब, कौन है ये? चाणक्य। एक्सक्लूसिव नॉन टैक्सेबल नहीं कर सकता, टैक्सेबल के साथ में नॉन टैक्सेबल कर सकता है, ठीक है ना। अल्कोहलिक लीकर की सप्लाई कर सकता है और पेट्रोल की सप्लाई साथ में कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है जी। टैक्सेबल के साथ में नॉन मतलब एक्सक्लूसिव नॉन टैक्सेबल नहीं कर सकता। अगर वो एक्सक्लूसिव नॉन टैक्सेबल कर रहा है तब वो यहां से बाहर है, तब वो एलिजिबल नहीं है, बट टैक्सेबल के साथ में नॉन टैक्सेबल तो कर ही सकता है। सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस का एग्जांपल, ये तुम्हें टीचर नहीं दिख रहा क्या? ये तुम्हें टीचर जो दिख रहा है, जो मैं खड़ा हूं, ये सर्विस अदर देन मैं रेस्टोरेंट वाला तो नहीं हूं। इतने बाहर डॉक्टर बैठे हैं, ठीक है, उसके बाद इंजीनियर बैठे हैं, आर्किटेक्ट बैठे हैं, एडवोकेट बैठे हैं, कंसल्टेंट बैठे हैं, सैलून बैठे हैं, ये सब अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज तो हैं। सर इफ मेरी इनकम करंट ईयर की 200 लाख है, उसमें से 40 लाख माइनस होगा एंड 150 लाख तक कंसेशनल टैक्स एंड उसके बाद नॉर्मल। लो क्या कर रहे हो ये भाई? अगर तुम्हारी करंट ईयर की 200 लाख है तो पहले 40 तो बाहर निकाल लो, ठीक है, अगर गुड्स वाला केस है। उसके बाद 110 लाख पे कंसेशनल टैक्स, ये 150 हो गए, बैलेंस 50 लाख पे जीएसटी, ऐसे होगा, ठीक है ना। हाँ ये सभी स्टेट के लिए है जी, ये रेट जो है वो सभी स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। सर एनी स्पेसिफिक रीजन यू हैव ऑप्टेड सेक्शन 9 अपार्ट फ्रॉम? भाई मेरे को आईटी से चाहिए यार,
हाँ बिल्कुल जी। सेक्शन 10(2) जो आप कहना चाह रहे हो उसमें नॉन टैक्सेबल नहीं कर सकते, ओनली नॉन टैक्सेबल। साथ में अगर टैक्सेबल भी है तो टर्नओवर तो एग्रीगेट करनी है ना, तो एग्रीगेट करनी है तो टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल दोनों ऐड होंगी जी। ठीक है जी। सर ये मार्जिनल सर्विस, ये मार्जिनल सर्विस के लिए, ये रहा मार्जिनल सर्विस, ये मार्जिनल सर्विस के लिए जो रेट है वो 1% है, और उस वाले केस में सिर्फ हमें टैक्सेबल टर्नओवर लेनी पड़ती है। और बाकी देखो दो केस में टैक्सेबल टर्नओवर लेनी है, ट्रेडर वाले केस में और मार्जिनल सर्विस वाले केस में। बाकी सब केस में टोटल टर्नओवर लेके चलनी है, बस ये पर ध्यान दो जी। बाकी सब केस में टोटल टर्नओवर लेके चलनी है। लो जी, ये मार्जिनल सर्विस क्या है। अगर कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरर साथ में रिपेयर की सर्विस दे रहा है तो ये रिपेयर की सर्विस का मतलब मार्जिनल सर्विस है। अगर गुड्स का ट्रेडर साथ में सैलून की सर्विस दे रहा है तो ये सैलून की सर्विस मार्जिनल सर्विस है। मतलब आप मेन काम तुम्हारा गुड्स का है, साथ में छोटी मोटी और सर्विस दे रहे हो, उसको मार्जिनल सर्विस बोलते हैं। मोबाइल की दुकान वाले पे मोबाइल रिपेयर वाले बैठे होते हैं ना, तो ये मोबाइल का जो रिपेयर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मार्जिनल सर्विस कर रहे हैं मेरे बच्चे। क्या बात समझ में आ रही है जी? देखो चनक, देखो चाणक्य को सारा पता है, वो देख लो विद सेक्शन बता रहा था, वो बल्कि चेक करने आ रहा है कि गाबा सर सही पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, आप देख रहे हो। ऐसा होना चाहिए विद सेक्शन, हाँ बोला मुंह पे सेक्शन गिरा काम खत्म, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूछ रहे हो, ऐसे बनो तुम। गुड्स मैन्युफैक्चरर लें साथ में मार्जिनल सर्विस है तो अलग अलग टर्नओवर निकालेंगे। हाँ मैन्युफैक्चरर के लिए टोटल निकालेंगे और मार्जिनल सर्विस के लिए सिर्फ टैक्सेबल लेके चलेंगे जी। ठीक है। मार्जिनल सर्विस की अलग से लेनी है क्योंकि वहां पे टैक्सेबल है, वहां पे टैक्सेबल है। अगर ट्रेडर हो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बट अगर मैन्युफैक्चरर हो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर वाले केस में टोटल लेनी है, मार्जिनल सर्विस वाले केस में टैक्सेबल लेनी है। ठीक है। चलो अब इधर देखो ध्यान से, अब ये फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर इतने काम के नहीं है कि क्या स्कीम लेने के क्या स्कीम छोड़ने के। जैसे अगर मान लो तुम्हें स्कीम लेनी है, स्टार्टिंग से लेनी है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तो जीएसटी REG 1 का पार्ट नंबर बी। अच्छा नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में जाना है, मान लो मैं अभी नॉर्मल स्कीम में हूँ, नॉर्मल से कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूँ, तो फिर फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा GST CMP 02, ये मुझे फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा जी। ठीक है। और ऑटो विड्रोल, ऑटो विड्रोल अगर मान लो, हाँ जी, ऑटो विड्रोल और वॉलेंटरी एग्जिट फ्रॉम स्कीम GST CMP 02, GST CMP 02, ये सॉरी 04, ये फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा अगर मेरे को स्कीम से बाहर आना है, ये बाहर आने की बात हो रही है। अच्छा डिपार्टमेंट अगर मेरे को स्कीम से बाहर निकाल रहा है, अगर डिपार्टमेंट मेरे को स्कीम से बाहर निकाल रहा है तो शोकोस नोटिस आपको पहले देगा 05 में, आप रिप्लाई करोगे 06 में, ऑर्डर पास करेगा वो 07 में, और जो आप पेमेंट करते हो कंसेशनल जीएसटी की वो GST CMP 08 में करते हो। ये आपके फॉर्म नंबर निकल के आ रहे हैं। कंसेशनल रेट भी याद, अरे अरे कैसी बात कर रहे हो। सर एक क्वेश्चन है, 150 लाख से ज़्यादा टर्नओवर हो गया तो कॉम्पोजिशन वाले एलिजिबल हो जाएगा ना, फिर पूरी टैक्सेबल टर्नओवर पर? नहीं जी, 150 लाख के बाद लगेगा जी, 150 लाख के बाद लगेगा। ठीक है ना, 150 लाख के बाद जो है वो कंसेशनल, 150 लाख के बाद नॉर्मल जीएसटी लगेगा, 150 लाख तक तुम कंसेशनल टैक्स पे करोगे जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है आपको जी? अब ऐसा करते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी, इससे नहीं मिलेगी, ये तो थ्योरी है, ये तो रिकॉल करनी है, याद करनी है, जो हमने रेगुलर बैच में किया वो दोबारा से दिमाग में घुसे, इसलिए है। मेन जो खुलेगी ना कैटेगरी वो यहां खुलेगी, देखो जी मेन चीजें यहां पे खुलेंगी, मेन चीजें यहां पे खुलेंगी जी, यहां पे मेन चीजें खुलेंगी जब ये करेंगे, इससे क्लैरिटी मिलेगी। मेन तो ये परेशान करते हैं, जो पेपर में दिक्कत देते हैं ना वो ये दिक्कत देते हैं जी। ठीक है सर, आप इतना अच्छा इनकम टैक्स पढ़ाते हो तो आप सीए क्यों नहीं ट्राई करते? बस सीए कभी सोचा ही नहीं करूँ, एक बार बना था बस, 2013 में बना था, उस टाइम 20 साल का था, बन गया था,
फिर मैंने कहा दोबारा क्या ट्राई करनी है, एक बार बन तो गए हैं, 12 साल हो गए, अब मेरा मन बार बार करने का मन नहीं करता ना, एक बार कर ली क्या बार बार करनी होगी, छोड़। एक बार बड़ी मुश्किल से कर ली थी उस टाइम। नहीं नहीं, फॉर्म नंबर इतने याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती जी, फॉर्म नंबर इतने याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर्म नंबर आप मतलब स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, फटाफट से यहाँ पे आओ जी, इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो यहाँ पे, इधर देखो यहाँ पे जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, पहले क्वेश्चन देखो, हेलो भाई साहब क्वेश्चन देखो यहाँ पे जी। क्वेश्चन है सुल्तान एंड सन्स, हाँ जी सुल्तान, ओए ओए सुल्तान सुन, सुल्तान एंड सन्स ए पार्टनरशिप फर्म नागपुर में महाराष्ट्र, अच्छा, इज ए होलसेलर ऑफ ए टैक्सेबल प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू exempt by way of notification in the state of Maharashtra, aggregate turnover in the preceding financial year 130 lakh. The firm wished to opt for composition scheme under 10(1)(10)(2), but accountant कहता है that a person engaged in making of exempt supply is not eligible for the said scheme. accountant पढ़ा नहीं बीजी सर से, यही गलती होगी बस, बाकी सब देखो इसी चीज के पैसे, नहीं तो हम भी तुम्हारे जैसे हैं, पढ़ा नहीं है सर। ये कह रहा है एग्जम्प्टेड कर रहा है तो बाहर निकाल दो बेटे, साथ में टैक्सेबल भी तो कर रहा है, जब टैक्सेबल कर रहा है तो हमें एग्रीगेट टर्नओवर लेनी होती है, जब एग्रीगेट टर्नओवर लेनी होती है तो अकॉर्डिंगली अपने सारी टर्नओवर देखनी है, तो ये तो स्कीम लेने के एलिजिबल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकाउंटेंट जो है वो गलत है जी मेरे ख्याल से, तो देखते हैं जी, कह रहा है जी अकाउंटेंट जो है जो वैलिड नहीं है क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है। अब एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जम्प्टेड टैक्सेबल दोनों लेते हैं जी, ठीक है। अब फर्दर सच पर्सन मस्ट नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी गुड सप्लाई विच आर नॉट लेवेबल टैक्स अंडर दिस एक्ट, मस्ट नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, बट एक्सक्लूसिवली वो होना चाहिए। इन गिवन केस एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, तो आप चाहे ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर आप कर रहे हो, टैक्सेबल एंड प्रोडक्ट मतलब अपना प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू एग्जम्प्टेड टैक्सेबल दोनों है, तो उसके बाद उसने बोला कि यहां पर एलिजिबल हो जाएगा 10(1)(10)(2) में करंट फाइनेंशियल ईयर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नई वंश मैंने नए उसमें डाल दी है, जो नया लिंक मैंने ड्राइव में दिया ना उसमें आपकी चार्ट बुक भी है नई वाली जी। खुद से आंसर लिखना आ जाए क्वेश्चन देखते ही, जैसे आपने मुझे इसका आंसर दिया तो दिमाग में एक विचार तो आया होगा ना, बस वही उतारना है जी, और वो धीरे धीरे पहले आप देख के उतारोगे, फिर धीरे धीरे आपको आदत बनेगी वो तब जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे जी, जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे। अगला पॉइंट देखना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए पर्सन अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1)(10)(2), अंडर सेक्शन 10(1)(10)(2) ऑफ सेक्शन 10 ऑफ CGST इन हरियाणा ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर क्रॉस टर्नओवर 1.5 करोड़ मंथ ऑफ दिसंबर विल बी अलाउड टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम रिमाइंडर द ईयर टिल 31 मार्च। यार एक बात तो, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है क्या? थैंक यू सच्ची, मैं कसम से तुम्हारे फीडबैक का ही वेट कर रहा था। ये सारी रिवीजन क्लास जो मैं ले रहा हूँ ना, सिर्फ मैंने तुम्हारे फीडबैक के लिए ली है कि चलो सच्ची का फीडबैक आएगा, मेरे को एक अच्छी सेटिस्फेक्शन आएगी। मैं कहता हूँ सब बच्चों का ऐसा फीडबैक आए। हाँ जी जल्दी बताओ मेरे को, अब उसकी अगर टर्नओवर दिसंबर में क्रॉस हो रही है तो क्या मार्च तक ये स्कीम चलेगी या दिसंबर तक ही चलेगी? दिसंबर तक ही चलेगी, दिसंबर तक ही चलेगी भाई, दिसंबर तक ही चलेगी। मैं बता रहा हूं सर, दिसंबर तक ही चलेगी, दिसंबर तक ही चलेगी। दिसंबर के बाद तो आपको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा, दिसंबर के बाद आपको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा, ये बात ध्यान दो जी। तो ये रिमाइंडर ऑफ ईयर आपको नॉर्मल स्कीम में आना, ऐसा नहीं है कि 31 मार्च तक आप कॉम्पोजिशन में रहोगे, ऐसा कोई फंडा नहीं है। तुरंत इमीडिएटली जहां टर्नओवर क्रॉस उसके अगले दिन से आप नॉर्मल स्कीम के अंदर आ जाओगे जी। सर अगर ऐसा इनकम टैक्स में भी हो जाता तो बढ़िया हो जाता। आप बोलो अभी GST बंद कर देता हूं, बताओ कल से स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। आप एक बार हाँ बोलो, आप एक बार बस हाँ बोलो, मैं अभी अगला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, छोड़ ही दूंगा। बताओ यार कैसी बात कर दी सच्ची आपने, बात क्या बात कर दी आपने। हाँ इधर देखो ध्यान से जी, अगले पॉइंट पर आओ जी। तो यहां पर आपको बैलेंस में नॉर्मल स्कीम देनी है। वो कह रहा है डिटरमाइन वेदर द सप्लाई इन द फॉलोइंग केस आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन 10(1)(10)(2) provided their turnover preceding year does not exceed 1.5 crore. Mohan engaged in trading पान मसाला in Rajasthan and registered in the same state. सारे बच्चे बताना चाहिए।
जल्दी बताओ। वो कह रहा है कि यार ये ना पान मसाला की ट्रेडिंग कर रहा है। हाँ जी, पान मसाला की ट्रेडिंग कर रहा है जी, पान मसाला की ट्रेडिंग। अब बताओ, अगर पान मसाला की ट्रेडिंग कर रहा है तो क्या एक कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। मैन्युफैक्चरिंग वाले केस में नहीं लग सकता जी, मैन्युफैक्चरिंग वाले केस में नहीं ले सकता, ट्रेडिंग वाले केस में ले सकता है सर जी। ट्रेडिंग वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बोलूंगा, ट्रेडिंग वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिंग वाले केस में अलाउड है। तो भैया मोहन, हेलो, ओए सुन मोहन, तू ले सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस पंजाब में है एंड हरियाणा, और सप्लाई नेबरिंग स्टेट में, तेरी ऐसे की तैसी दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहा है, दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहा है, ये दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है ना, ये हटा दो इसको यहां से, ये पर्सन कॉम्पल्शन स्कीम नहीं ले सकता। अच्छा, कई बच्चे ना यहाँ पर मेरे से ना आर्ग्यूमेंट करते हैं कि गाबा सर एक बात बताओ, अगर वो दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहा है, अगर वो दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहा है तो क्यों नहीं ले सकता? वो ले सकता है ना भाई, उस पिछले साल तो वो कर ही सकता है, तो पिछले साल अगर उसने इंटर स्टेट सप्लाई की है तो क्या दिक्कत वाली बात है? मेरे बच्चे बिल्कुल सही बात कह रहे हो, पिछले साल के टर्नओवर में इंटर आती है, करंट ईयर में नहीं आती, बट उसने कहीं ऐसा नहीं बोला ना कि वो करंट ईयर में नहीं करेगा। वो कह रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर है, रजिस्टर्ड पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, दोनों स्टेट में है, और वो सप्लाई करता है नेबरिंग स्टेट में, तो भैया करता है तो करता है ना, करता है ना, तो उसने ये नहीं कहा करंट ईयर में नहीं करेगा, तो करता है तो वो स्कीम से बाहर ही है, स्कीम से बाहर ही है, इसलिए ये कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया जी। तो ये थ्योरी पढ़ने से थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाती है जब क्वेश्चन करते हैं जी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक बार चेक करना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कह रहा है सुब्रामेनियन एंटरप्राइज हैज 2 रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में आपकी 120 लाख है, इट विश टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी 10(1) 10(2) फॉर वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस करंट ईयर वाइल अंडर नॉर्मल स्कीम फॉर अदर। हेल, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अगर एक स्टेट में, मैं दोबारा बोलूं, एक स्टेट में अगर ये कॉम्पोजिशन ले, दूसरी में नॉर्मल ले, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेनी है दोनों में नॉर्मल लेनी है तो छोड़नी है दोनों में स्कीम छोड़नी है, ये फंडा नहीं चलेगा भाई, ये फंडा नहीं काम कर पाएगा, ये फंडा काम नहीं कर पाएगा ना, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, इम्पॉसिबल, डिस्पॉसिबल। अगले पॉइंट पर आओ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखना, कह रहा है मिस्टर अजय हैज रजिस्टर्ड रिपेयर सेंटर वेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिपेयर और सर्विस, हिज रिपेयर सेंटर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड इज नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। उसकी टर्नओवर पिछले साल में 45 लाख है। विद रेफरेंस टू प्रोविजन एग्जामिन वेदर मिस्टर अजय कैन ऑप्ट अंडर स्कीम 10(1) 10(2)। नहीं ले सकता जी, नहीं ले सकता, 10(1) 10(2) में तो नहीं ले सकता, 10(1) 10(2) में नहीं ले पाएगा। अच्छा, क्या वो 10(2) में ले पाएगा? बिल्कुल ले पाएगा, 10(2) में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 10(2) एक्सक्लूसिव सर्विस वालों के लिए है, 10(1) 10(2) मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए, या इन तीनों के साथ में सर्विस देने वालों के लिए। खाली सर्विस देने वालों के लिए 10(1) 10(2) नहीं है, 10(2)A है, तो भाई 10(2) में ले सकता है। अच्छा, फिर कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स मिस्टर अजय कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स एज्यूमिंग, उसकी टर्नओवर करंट ईयर में 35 लाख है, तो भाई अगर करंट ईयर के अंदर 35 लाख है तो 10(2) में रेट कितना है? 6% है, तो 35 लाख का 6% अगर आप निकाल लोगे तो भगवान झूठ ना बोलवाए 2,10,000 रुपये आएगा जी। तो यहाँ पे देखो 2,10,000 रुपये, ये देखो जी 2,10,000 रुपये आ गया जी। बताओ क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत वाली बात है? फिर कहता है री आपका आंसर अलग होगा अगर अगर ये रिपेयर की सर्विस नेबरिंग स्टेट से मतलब ही रिक्वायर फॉर प्रोवाइडिंग रिपेयर सर्विस फ्रॉम नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अच्छा, मतलब वो कह रहा है कि वो दूसरी स्टेट से सर्विस ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेता रहे। इंटर स्टेट लेने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, देने में दिक्कत है। आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, परचेज तो कर सकते हो, तो ये प्रक्योर की बात कर रहा है, प्रक्योर तो भाई कर ही सकते हैं, प्योर प्रक्योर करने में कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूज देख रहे हो कैसे कर रहा है, कंफ्यूज देख रहे हो वो कैसे कर रहा है, ठीक है ना, कंफ्यूज देख रहे हो, मतलब क्या कह रहा है, इंटर, भाई इंटर प्रक्योर है, परचेज में कोई दिक्कत नहीं है, सेल नहीं कर सकते जी,
तो आप इंटरस्टेट तो कर सकते हो जी, ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे लिखा है जी, अगर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंटरस्टेट प्रोक्योरमेंट पे, तो आंसर सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। कल क्या करना है, कल शायद आपकी क्लास का मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि कल सीएस वाले बच्चों का रिजल्ट है, तो हो सकता है कल मैं क्लास ना ले पाऊँ, बट मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं 1 घंटा निकाल लूँ। तो चाहे वो 7 बजे ना हो 9 बजे हो, बट मैं शाम तक इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, ठीक है ना। तो शाम तक आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसा भी कुछ होगा। इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे कॉम्पोजिशन के बाद, हम जो अगला चैप्टर करेंगे वो करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई का जी। अगला जो हम चैप्टर करेंगे वो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई का करेंगे विद क्वेश्चंस, वैल्यू ऑफ सप्लाई का जी, ठीक है। अरे साहिल इधर देख ले मेरे बच्चे। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जी। एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स ए रजिस्टर्ड डीलर इज सप्लाइंग ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। टर्नओवर पिछले साल की उसकी 120 लाख है। फर्म कह रही है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस देना इस अप्लायंस के साथ में करंट ईयर में। तो क्या वो करंट ईयर में सर्विस दे सकता है? पहला उसने क्या पूछा, वेदर द फर्म कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम 10-1 10-2, यस बिल्कुल, फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एज द टर्नओवर में इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी टर्नओवर टोटल 120 लाख है, 150 लाख तक है, आप एलिजिबल हो, आप करंट ईयर में स्कीम ले सकते हो। अच्छा क्या आप सर्विस दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। कितनी दे सकते हो? पिछले साल की टर्नओवर का 10% और 5 लाख हायर 12 लाख, तो 12 लाख रुपए तक की सर्विस दे सकते हो जी। 12 लाख रुपए तक की आप सर्विस दे सकते हो, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, 12 लाख रुपए तक की सर्विस जो है वो अलाउड है, 12 लाख रुपए तक की आप सर्विस दे सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। गवर्नमेंट यहां पर ये बात कहना चाह रही है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 12 लाख तक की सर्विस अलाउड है जी। तो देखो यहां पर जी 12 लाख रुपए तक की सर्विस आप अलाउड कर सकते हो, क्योंकि अलाउड है पिछले साल की टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर, तो 12 लाख तक की सर्विस जो है वो अलाउड है जी। डन जी। ओके प्रियंका, ओके जी, ठीक है जी। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये टर्नओवर निकालना भाई, ये तुम्हें टर्नओवर दे रखी है यार, अब टर्नओवर निकालना क्या ये एलिजिबल है या नहीं है यार, ये तो बच्चों वाला सा क्वेश्चन लग रहा है। आउटवर्ड सप्लाई जिसमें से 50 लाख में से कह रहा 10 लाख तो इंटर है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटर तो काउंट करते ही है। पिछले साल की टर्नओवर निकालते हुए इंटर तो काउंट करते ही है ना, तो पूरी 50 लाख लेंगे। एग्जम्प्टेड में 70 लाख में से 30 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, तो भैया 30 लाख तो नहीं करेंगे, तो 30 बाहर निकालेंगे, 40 करेंगे। इनवर्ड सप्लाई आरसीएम वाली ये नहीं लेंगे, एक्सपोर्ट लेंगे, तो 40 5 45, 45 और 50 95 लाख, तो 150 लाख तक है, एलिजिबल हो जाएगा यार। हाँ जी, हर साल चेक करनी होगी मार्जिनल सर्विस की लिमिट। खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, 95 लाख की टर्नओवर है, 150 लाख तक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी। तो आप ये स्कीम ले सकते हो जी, आप ये स्कीम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो यहाँ पर जी नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, कह रहा है मिस्टर टी रजिस्टर्ड डीलर इन आंध्र प्रदेश ट्रेडिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी एंड इज रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस। ओके, दे एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी वाज 1.32 करोड़। इट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, सो दे हैड नोट स्टार्टिंग फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस रिलेटिंग टू मशीनरी। ठीक है, दे आर प्लानिंग टू प्रोवाइड रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस of 6.2 lakh for which they have to purchase some raw material of rupees 5 lakh from the other state। कोई दिक्कत नहीं, दूसरी स्टेट से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहे जी वेदर क्या ये ऑप्ट कर सकता है 10-1 10-2, तो भैया 10-1 10-2 ये ले सकता है जी, 10-1 10-2 ले पाएगा। 10-1 10-2 क्योंकि पिछले साल की टर्नओवर 1.32 करोड़ है, 150 लाख तक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, तो भैया 150 लाख तक आप ले सकते हो। अच्छा अब करंट ईयर में सर्विस कितनी दे सकता है, तो 1.32 करोड़ का 10% मतलब 13,20,000 और 5 लाख, इसमें से हायर क्या बन गया 13,20,000, तो 13,20,000 रुपए तक की सर्विस दे सकता है। और ये कितने की सर्विस देना चाह रहा है 6,25,000, तो लिमिट के अंदर ही तो है।
लिमिट के अंदर ही तो है, कोई दिक्कत थोड़ा है। देखो यहाँ पर जी 13-20 की सर्विस दे सकता है और वो 6-25 के देना चाह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी। ठीक है, और इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता, परचेस तो कर ही सकता है, परचेस करने में कोई दिक्कत थोड़ा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है जी, तो इसने वही लिखा है, हाउएवर ही इज फ्री टू मेक इंटर स्टेट प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट परचेज कर सकता है, सेल करने की दिक्कत है, परचेस में कोई दिक्कत नहीं है जी। सर जी रोना आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या हो गया मेरे बच्चे, क्या हो गया मेरे बाप, हाँ मेरा बच्चा। ठीक है डन। अब ये तो वही क्वेश्चन सा लग रहा है यार, ये तो वही हो गया, इसमें बस फिगर चेंज है यार। आउटवर्ड सप्लाई 75 है, 10 इंटर है, काउंट करेंगे। 70 में से 30 इंटरेस्ट, 40 काउंट करेंगे। ये आरसीएम वाला काउंट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट 7 के काउंट करेंगे। तो 7 और 40 47 और 75, तो 1,12,000 मेरे ख्याल से 1,22,000 हो गया, 122 लाख हो गया। 150 लाख तक है, आप एलिजिबल हो यार। क्या बात मेरे समझ में आ रही है जी? क्या बात समझ में आ रही है जी? ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है जी, ये मेरे घर के क्वेश्चन नहीं है ना, मैंने खुद बनाए हैं, ये सब आपके पेपर में बन चुके हैं। सीए सीएस सीएम में तीनों के क्वेश्चन मैंने मिक्स किए हुए हैं जी। ठीक है ना, ये सारे के सारे तीनों के क्वेश्चन मैंने मिक्स किए हुए हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे और करवा रहा हूँ, देन उसके बाद इससे अगले क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। आपसे नहीं होंगे तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, पहले आते ही हम वो डिस्कस करेंगे जो आपके डाउट होंगे, देन फिर हम अगले चैप्टर पे आएंगे। आपने बस एक काम करना है, आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर दिस, बस। तो वो क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ लूंगा, पहले आते आपके डाउट लूंगा, अगर कोई डाउट है आपको, नहीं है तो फिर तो अच्छी बात ही है, फिर उसके बाद हम नए चैप्टर पे आएंगे। आओ जी, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिस्टर ए, हाँ जी, ए पर्सन अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर क्रॉस द टर्नओवर 150 लाख और 75 लाख। यार ये तो वही है यार, 1.5 दिसंबर में। तो ये तो यार कह रहा है यार, ये दोबारा ही क्वेश्चन आ गया यार, ये तो क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है। हाँ नहीं, अभी दिसंबर के बाद स्कीम छोड़नी पड़ेगी इसको। स्कीम छोड़ने के लिए जीएसटी सीएमपी 04 ये फॉर्म नंबर भरना पड़ता है। जीएसटी सीएमपी 04 ये फॉर्म नंबर भरेगा और ये स्कीम छोड़ेगा। दिसंबर के बाद इमीडिएटली ये स्कीम भरेगा। और एक फॉर्म नंबर और भरना होता है इसको, दैट इज जीएसटी आईटीसी 01, जिसमें इसको डिटेल देनी होती है कि कितना स्टॉक बचा। याद है रेगुलर बैच वाले बच्चों को आईटीसी का चैप्टर हमने किया था कि अगर कोई बंदा कॉम्पोजिशन से नॉर्मल स्कीम में आ रहा है तो भैया आईटीसी वो क्लेम कर पाएगा। तो कितना स्टॉक उसका बचा उसकी डिटेल देनी पड़ती है, क्योंकि तभी तो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। याद कर लो नाले को, सेक्शन नंबर 18 का सब सेक्शन 1 कॉम्पोजिशन से नॉर्मल बचे हुए स्टॉक का आईटीसी मिलता है और कैपिटल गुड्स का भी मिलता है, तो उसकी डिटेल दोगे तभी तो मिलेगा। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो वही बात इन्होंने यहां पे लिखी है जी। ठीक है जी, चलो अब इसको लॉक करते हैं। ठीक है, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चों वाले, तो एक बार फटाफट से इसको देख लेना। अभी बैठ के ऐसा करना, अभी खत्म करके ही उठना। मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे आपके, 20 से ऊपर नहीं लगेंगे, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसको अभी नहीं बैठ दो, इसको वेट मत, कल पे मत डालना, बस कल पे मत डालना कि कल करूंगा, अभी खत्म करके उठना आज। ठीक है ना, अभी खत्म करके उठना। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम करेंगे वैल्यूएशन का चैप्टर, और पहले कोई डाउट होंगे वो डाउट लेंगे, देन फिर वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।